Hello students, good morning all of you and wish you happy दिवाली। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों को शुभ दीपावली। आपके जीवन में खुशियां आए, आप आगे बढ़ें और तरक्की करें, बहुत ज़्यादा बहुत सारा पैसा कमाएं, राइट। और दीपावली के बाद एक और मेन फेस्टिव आता है छठ पूजा, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कल हमारा क्लास हुआ नहीं था। सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको सबको सबको। चलिए राइट, बिल्कुल टाइम हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए साहब, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे थे, उसी में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। दो चीज़ें और। लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया था, स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया था। उसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब डिफरेंस मतलब लॉजिकल तो होता ही है। तो एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। मैंने आपको डिफाइन किया था एक मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। तो अगर आप देखें तो हम लोग, हमारे पास मान लीजिए मैट्रिसेस है ए, दिस इज ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का। तो यहां पर जो होता है दैट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए, चाहे सिंपली डायगोनल बोलिए, चाहे मैन डायगोनल बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए। अच्छा ठीक है, ये अगर प्रिंसिपल डायगोनल है तो यहां पे इसके जो नीचे में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका आई बड़ा होता है जे से, आई ग्रेटर देन जे होता है। अच्छा, ये जो मैट्रिसेस है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पे आई बराबर जे होता है। आई बराबर क्या होता है, जे होता है। मतलब A11, A22, A33, A44, ANN, मतलब आई और जे यहां पे बराबर होते हैं। अच्छा, ये आई और जे बराबर हो गया प्रिंसिपल डायगोनल पे, और इसके ऊपर वाले हिस्से में उल्टा हो जाता है, जे बड़ा हो जाता है आई से। जे इज ग्रेटर देन आई, मतलब ये जनरल कंसेप्ट है। आई बड़ा है जे से और जे बड़ा है आई से। तो अगर हम सीधी भाषा में बात लिखें ना भाई साहब, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यहां पे एलिमेंट होना चाहिए, यहां पर एलिमेंट 0 होना चाहिए। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर एलिमेंट्स होना चाहिए, ऊपर में एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, यहां पर ए आई जे होगा, ऊपर में भी ए आई जे होगा, 0 वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए आई जे बराबर 0 इफ ए आई जे बराबर 0 इफ ये वाला पोर्शन 0 होना चाहिए, यहां पर एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए।
ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और दूसरी बात, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहां पर नीचे में ट्रायंगल बनना चाहिए एलिमेंट्स का, ऊपर वाले 0 होने चाहिए। तो यहां पे कंडीशंस उल्टी हो जाएगी इफ जे ग्रेटर देन कौन, आई। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, इस बात का यह मतलब नहीं है, इस बात का यह मतलब नहीं है कि डायगोनल पे कोई एंट्री 0 नहीं हो सकती है 0 0 0 भी हो सकता है डायगोनल पे। तो सीधा सा मतलब है, अगर आप इसके बारे में कुछ और भी लिखना चाहते हैं, इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं ऑल एंट्रीज बिलो मेन डायगोनल इज 0। और इस वाले केस में क्या लिखेंगे, ऑल एंट्रीज अबव मेन डायगोनल इज 0। ऑल एंट्रीज above main diagonal is 0। सो ये दोनों का डेफिनेशन हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। सो इसे उतार लीजिए आप। इसे उतार लीजिए आप। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक मैट्रिसेस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया मैंने, और आपके सामने ऐसा एग्जांपल दिया 1 0 0 2 3 0 5 6 3। तो इफ यू सी हियर, दिस इज द मैन डायगोनल, ये मेरा मैन डायगोनल है, और ये वाले एलिमेंट सारे 0 है, तो नीचे में ट्रायंगल नीचे में बन रहा है। सो दिस मैट्रिक्स एग्जांपल इज, ये ऊपर वाले 0 है, ऊपर वाले अगर 0 है तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। मतलब नीचे वाले में एलिमेंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यह बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। Find the minimum number of zeros in upper triangular matrix. Find minimum number of zeros. Minimum number of zeros in upper triangular matrix. In upper triangular matrix. जवाब बताइए। Minimum number of zeros in upper triangular matrix. Find minimum number of zeros in upper triangular matrix. 3 कैसे हो सकता है यार? 3 कैसे हो सकता है? तो बहुत गलत बात है आपकी।
3 कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत बात है आप लोगों की यार। 3 कैसे बोल दिया आप लोगों ने? 3 तो बोल ही नहीं सकते। आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो n ऑर्डर के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। आप तो 3 ऑर्डर के लिए, अब कोई 5 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऐसा लिख देता हूं। तो देखिए भाई, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। आई थिंक दिस इज करेक्ट शुभम। n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, राइट। देखिए कैसे होगा ये, देखिए आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो कोई भी एक n ऑर्डर का मैट्रिसेस है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब ये सारे जीरो बन रहे हैं। और इधर में कुछ एंट्रीज आ रही हैं, इधर में मान लो 2 3 वॉटेवर। अब आपको यहां पे बहुत सारे बच्चे आंसर दे तो रहे हैं, तो कह रहा कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो है तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में कितना होगा? n स्क्वायर होगा। तो अगर ऑर्डर n का है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू n गुणा n, दैट मीन्स n स्क्वायर। अच्छा, अब उसके अंदर n स्क्वायर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ये डायगोनल हो गए इसमें, और डायगोनल के एलिमेंट जो हो गए वो n हो गए। इसका मतलब ये n इसमें से निकाल दो। अच्छा, जितना पोर्शन इधर एलिमेंट का है उतना इधर होता है, इसका मतलब जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। एक बार फिर से, ये वाला मिनिमम जीरो है तो ये इस डायगोनल पे ये दोनों सिमेट्रिक पोर्शन होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो अगर ऊपर वाला x है तो नीचे वाला भी x होगा, इसीलिए हाफ हो जाएगा। क्योंकि आपको तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो चाहिए, तो जीरो यहां पर है तो हम लोग क्या निकालेंगे साहब? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। ये n कौन से घटा है? डायगोनल वाले, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2। द आंसर इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2। क्या ये बात आपको समझ में आई है भैया? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। और इसी प्रकार से इसी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज कितनी होगी? फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डिफरेंट एंट्रीज, different entries in entries in upper triangular matrix of order n। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए भैया, क्या आंसर होगा इसका?
सिंप्लीफाई करके बताइए, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करके बताइए। तो देखिए साहब, ये तो दिख ही रहा है यहां पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वाला मोहल्ला तो हमें दिख ही रहा है, n स्क्वायर है। अच्छा, ये सारे एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं, तो इनको एक मान लो, इनको 1 माना, इनको 1 मानो, तो डिफरेंट एंट्रीज में क्या आ जाएगा भाई साहब आपके पास? ये आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर इज n स्क्वायर माइनस n बाई 2। प्लस कितना आ जाएगा? डायगोनल के एलिमेंट कितने? n है। और प्लस कितना आ जाएगा? ये वाले 1। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, सॉरी प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बाई 2। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। आपने जो भी आंसर दिया उसको सिंप्लीफाई करके देखिए कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग बढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले बात करेंगे हम लोग एडिशन। एडिशन और चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों एक ही बात। पहले एडिशन की बात लिख देते हैं, पहले एडिशन की बात कर लेते हैं। राइट तो इसके लिए क्या लिखेंगे? लेट या इफ टू मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, if two matrices A and B have same order, then they are conformable. They are conformable for addition. For addition मतलब अगर उन दोनों का ऑर्डर अगर सेम है तो एडिशन के लिए तैयार है। अब एडिशन क्या होगा, कैसे करेंगे, वो हम आगे बता रहे हैं। तो कन्फर्मेशन फॉर एडिशन, फॉर ए प्लस बी, फॉर ए प्लस बी we add each element
each elements of A and B, we add each element of A and B correspondingly. मतलब हर एक एलिमेंट को हम लोग करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। जो भी हर एक एलिमेंट है ए और बी का, उसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। घटाने वाली बात भी बता देंगे, घटाने वाली बात भी आपको बता दी जाएगी, लेकिन इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए। जैसे बच्चा लोग, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, और मुझे कोई कहे कि फाइंड ए प्लस बी मैट्रिक्स, मुझे कोई कहे कि फाइंड ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो क्या ए प्लस बी मैट्रिक्स डिफाइन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो जवाब नॉट पॉसिबल। सबसे पहली बात, दे आर नॉट कंफर्मेबल। कांट कैलकुलेट वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, कांट फाइंड लिखेंगे। कांट कैलकुलेट वाली बात तो लिखेंगे नहीं मिस्टर, जो भी बच्चे ने लिखा है, शुभम कुमार ने। कांट कैलकुलेट वाली, क्योंकि मैट्रिक्स का तो कैलकुलेशन होता ही नहीं, तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर द एडिशन, दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ऑर्डर दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपने ये लिया 1 2 3 -4, और मैट्रिक्स बी आपने लिया, मैट्रिक्स बी आपने लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कैन आई फाइंड ए प्लस बी मैट्रिक्स? क्या हम ए प्लस बी मैट्रिक्स, कैन आई एड दीज टू मैट्रिसेस? ऑब्वियस सी बात है, वह हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दीजिए। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी यही रहेगा जो पुराने मैट्रिक्स का है। तो ये आएगा अल्फा प्लस 1, इसको इसमें जोड़ा, बीटा प्लस 2, गामा प्लस 3 और डेल्टा -4। दिस इज द ए प्लस बी मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए स्टूडेंट। सिमिलर प्रिंसिपल फॉर द मल्टीप्लीकेशन है, फॉर द सॉरी नॉट मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, सिमिलर कॉन्सेप्ट फॉर सब्ट्रैक्शंस के लिए। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई यहां पर कह दे a माइनस बी निकालिए, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 2 माइनस बीटा हो जाएगा, 3 माइनस गामा हो जाएगा, -4 माइनस डेल्टा हो जाएगा। तो फॉर सब्ट्रैक्शन रूल इज सेम एज एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम, तभी वो सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्मेबल होंगे। तो यहां पर एक छोटी सी बात लिख देता हूं, a माइनस बी इज डिफाइंड when order of A and order of B
ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी शुड बी सेम, शुड बी सेम। फिर वही सेम लॉजिक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घट जाएगा, वही सेम लॉजिक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घट जाएगा। बिल्कुल। इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड द मैट्रिक्स इज बी इज 4 3। देन एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है सी। सी एक मैट्रिक्स है पी क्यू आर एस टी यू such that a प्लस बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स। ए प्लस बी माइनस सी बराबर नल मैट्रिक्स। देन फाइंड सी, देन फाइंड मैट्रिक्स सी। देन मैट्रिक्स सी को निकालिए। Now what is the answer? मैट्रिक्स सी बताइए क्या होगा मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी क्या होगा? तो बहुत आसान है। आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है वो ये दिया गया है, तो सी जो होगा वो क्या होगा? दिस इज द ए प्लस बी का एडिशन होगा। सी कौन है भाई? ए कौन है? मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 प्लस व्हाट इज द मैट्रिक्स बी? -3 -2 1 -5 4 3। नाउ आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो सी बराबर मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -3 -2 2 -2 0 3 और 1 4 4 में गया -1 5 4 9 6 और 3 9। तो मैट्रिक्स सी आपके पास आ गया। क्या ये आंसर सही आ रहा है? क्या ये आंसर करेक्ट है?
तो जोड़ना घटाना बहुत एक स्मॉल टास्क है। अच्छा, इसके अंदर कुछ बात कर ली जाए हम क्या? नीचे लिखते हैं साहब नोट। अच्छा, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं तो a प्लस बी बराबर हमेशा b प्लस ए होगा। a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रूल। और अगर मान लो तीसरा मैट्रिक्स है a प्लस बी, पहले आपने a प्लस बी को जोड़ा फिर उसमें c जोड़ा, इज सेम एज a प्लस सी प्लस बी होगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव लॉ। यदि कोई दो मैट्रिक्स है a प्लस बी बराबर 0, 0 इज ए नल मैट्रिक्स। अगर कोई दो मैट्रिक्स का सम 0 आ रहा है देन a एंड b आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। जीरो इज ए नल मैट्रिक्स स्टूडेंट। ये जो 0 है वो नल मैट्रिक्स है। और अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ो या घटाओ वो खुद मैट्रिक्स ही आएगा ए। 0 मतलब यहां पे नल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है ना भाई? 4 के बाद 5 की बात करें। अगर कोई दो मैट्रिक्स है उनका ट्रेस निकालें, या a प्लस बी, a प्लस बी या a माइनस बी, तो ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन में कैंसिलेशन लो फॉलो हो जाएगा। 5 के बाद 6, a प्लस सी इज b प्लस सी, तो यू कैन कैंसिल। दिस इंप्लाइज a बराबर b। दिस इज नॉन एज कैंसिलेशन लो। ओनली फॉर एडिशन। ओनली फॉर एडिशन मतलब दोनों तरफ से अगर सेम है तो उसको आप हटा सकते हैं। अच्छा, इन बातों को अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो आराम से समझ सकते हैं। जैसे ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को अगर एग्जांपल से समझा जाए तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लिया हमने, एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, दूसरा मैट्रिक्स है बी ई एफ जी एच। The matrix A is also 2 by 2 matrix and B is also 2 by 2 matrix. तो अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं, ट्रेस ऑफ A is what? A प्लस डी आएगा। अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं B का, तो ये E प्लस एच आएगा। फिर मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा, A प्लस बी निकाला, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ा, a प्लस ई, बी प्लस एफ,
C प्लस जी और D प्लस एच। और अब मैंने इसका ट्रेस निकाला, सो द ट्रेस ऑफ A प्लस बी इज वॉट? A प्लस ई प्लस डी प्लस एच। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, तो ये मिलेगा A प्लस डी प्लस ई प्लस एच। और ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट? सेम है। तो ट्रेस जो है वो अलग अलग चला जाएगा। अरे भाई यार, जिसको दिवाली में नहीं पढ़ना है वो मत पढ़िए, अपने घर पे रहिए यार। जिसको दिवाली के दिन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या पढ़ाई नहीं करते हैं, मस्त रहिए अपने घर पे। कमेंट तो करना ही है, नहीं सामने वाले को जीने नहीं देना है, कमेंटबाजी तो करते ही रहना है। सर आज तो छोड़ देते, दीपेंद्र कुमार कह रहा है। कौन सी चादर फाड़ोगे भाई तुम? हाँ, आज तक बहुत सारी चादरें फटी है तुम्हारी, अब सिलना शुरू कर लो चादर को। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अरे एक खास बात ध्यान में रखिए, तो ये ट्रेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के साथ चली जाएगी। अच्छा एक बात और, इसी में कितने पॉइंट हो गए थे? 5 हो गए थे शायद। छह पॉइंट हो गए थे। चलिए ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। तो a माइनस ए तो 0 होगा भाई, ये तो बात पता ही है। अगर दोनों सेम मैट्रिक्स है तो दिस इज द नल मैट्रिक्स। नाम छोड़ो यार, नाम में क्या रखा है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस माइनस बी इज नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब आप डिटर्मिनेंट का मतलब डेल्टा, मॉड जो लगाते हैं, मॉड नॉट डेल्टा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि मॉड ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। मॉड मतलब ये बात मैंने आपको बताई थी, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखो या फिर मॉड ऑफ a लिखो, बात एक ही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a को हम लोग मॉड के नाम से भी जानते हैं। ये बात हो गई भाई। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद स्केलर।
कोई भी स्केलर नंबर ले लिया k, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? लेट कोई एक मैट्रिक्स है A बराबर A i j m क्रॉस n, और अगर के ए लगाया, ए जे स्केलर मल्टीप्लाई किया आपने इस मैट्रिक्स को के ए, तो ये जो के है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा के आई जे एम बाई एन। जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या होता था कि एक रो या एक कॉलम के साथ जाता था, लेकिन मैट्रिक्स में वो हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां पे k इज ए स्केलर। इस बात को ऐसे समझिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और अगर मान लीजिए आपसे इफ, आप एग्जांपल समझे, इफ देन फाइंड 3a, तो ये जो 3 है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई? 6 9 12 15। बल्कि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था। डिटरमिनेंट में क्या होता था? या तो एक रो के साथ जाता था या एक कॉलम के साथ जाता था। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाई दैट स्केलर क्वांटिटी। एक बार फिर से, मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि डिटरमिनेंट में क्या होता था? या तो एक रो के साथ जाता था या एक कॉलम के साथ जाता था। तो यह भी एक डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक इंपॉर्टेंट फंडा लिखते हैं। एक इंपॉर्टेंट फंडा लिखते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट वैल्यू। Where n is the order of the matrix, where n है वो ऑर्डर है, जो n है ये यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? ऑर्डर होगा। कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो हम डिटरमिनेंट भी नहीं निकाल सकते ना उसका। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम लोग उसका डिटरमिनेंट भी नहीं निकाल सकते। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी डिफाइन होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होगा। जैसे इस एग्जांपल को अगर आपसे समझा जाए तो मान लीजिए हमारे पास अगर 3 ऑर्डर का है तो 3a का मॉड बराबर 3 ऑर्डर का मॉड है बराबर k की पावर 3 हो जाएगा इनटू ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। जैसे आप तो इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आप तो इस बात को ऐसे समझिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि आपके पास इफ n बराबर 3 है, मतलब ऑर्डर 3 है, तो k a बराबर
k की पावर 3 ऑफ ओरिजिनल मॉड हो गया। और अगर 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिया एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो आपने लिखा ABCDEFGHI। सबसे पहले तो आपने इसका डिटरमिनेंट ले लिया, तो इसका डिटरमिनेंट यह आएगा ABCDEFGHI, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब आप इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा KA। KA आएगा मतलब हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई होगा, KA KB KC KD KE KF KG KH KI। आई होप दिस इज क्लियर। और अब आप इसका लेंगे डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट लेंगे तो दिस इज KA, इसका डिटरमिनेंट पे डिटरमिनेंट लग जाएगा KA KB KC KD KE KF KG KH KI। यहां तक ये बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इस रो में से K कॉमन निकाला, इससे K कॉमन निकाला, इससे K कॉमन निकाला। ध्यान दीजिए R1 R2 R3 में तीनों में से K कॉमन निकाला, तो यहां से K निकला, यहां से K निकला, यहां से K निकला, तो बाहर कितना आया K क्यूब। अंदर क्या बच गया, ओरिजिनल डिटरमिनेंट ABC DEF GHI एंड दिस इज इक्वल्स टू K क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यह बात प्रूफ हो गई 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। क्या यह बात सबको समझ में आ गया? ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल आपको समझाया है ये सबको समझ में आ गया क्या? तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपको समझाया है, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। एंड दिस इज ओनली वैलिड व्हेन द मैट्रिक्स A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। This is only valid when the matrix A is a square matrix. So you always remember this is an important result. अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो अगर आपने उससे रिपीट करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। अगर आपने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है तो आप डिटरमिनेंट के लेक्चर को फॉलो करें। सीता देवी इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरे पास मैंने एक 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया, उसका डिटरमिनेंट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो स्क्वायर था। फिर मैंने इसको k से मल्टीप्लाई कराया तो हर एक आदमी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसका डिटरमिनेंट लिया तो ये डिटरमिनेंट आ गया। इसमें से k कॉमन निकाला, k कॉमन निकाला, बाहर k आया। यहां से निकाला k आया, यहां से निकाला k आया, तो बाहर अल्टीमेटली K क्यूब हो गया। क्या मिस्टर जॉय बॉक्स, आपने अगर याद है तो आपने लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास अगर अटेंड की हो तो मैंने कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का, मैंने सॉल्व करने की बात बोली नहीं, मैंने बोला कि मैट्रिक्स तो सॉल्वेबल है ही नहीं, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तभी डिफाइन किया जा सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर यही स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो ऑर्डर है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, अगर ये 3x2 का मैट्रिक्स होता तो हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ये जो रिजल्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मिस्टर जॉय बॉक्स।
तो मैंने ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो डिटरमिनेंट लगा ही नहीं सकते हम। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे तभी लगेगा जब वो स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर नहीं है तो हम लोग उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो मैट्रिक्स का वैल्यू अगर निकलना है तो मैट्रिक्स सॉल्वेबल तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी उसका डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है। ठीक है ना? हां, तो अगर वो स्क्वायर नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एडवांस क्या अंशु, जा रुकना था, थ्योरी तो पढ़ ले पहले एक बार। अंशु ज्यादा एडवांस कर रहा है। एडवांस करूंगा तो तब उस समय सवाल नहीं बनाएगा तू, ठीक है ना? बीच बीच में चू चपट कर रहा है। अभी अभी पढ़ाया नहीं है मल्टीप्लिकेशन का। एडवांस एडवांस क्या एडवांस? अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा बेटा, एक आध क्लास रुक जा, तेरी कितनी औकात है वो भी समझ जाएगा। एडवांस बहुत देर से लिख रहा है एडवांस क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन। क्या लिखा हूं इसमें एडवांस का क्वेश्चन? अभी रुक तो जाए, इन्वर्स पढ़ाने दे, फिर देखते हैं इन पौधों में कितना पानी है। पढ़ाई पढ़ाई के हिसाब से होती है यार। तुम मान ले तुम जानते हो तो एक अलग बात है, तुम्हें थ्योरी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सबको आती है। तुम्हें थ्योरी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको थ्योरी आती है। ठीक है ना भाई? हाँ, तो बिल्कुल हिसाब से चलने दीजिए, चीजें हिसाब से ही होती हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम लोगों ने दो डिटरमिनेंट को भी मल्टीप्लाई किया था। ये यार ये शिवम सिंह जो है ना, ये बहुत देर बाद आता है और बहुत बहुत पटाखा फोड़ना, जुर्माना है भैया पटाखा फोड़ने में। मतलब 1 घंटे का क्लास नहीं होता उससे पहले अरे सर रहने दीजिए आज। बहुत देर बाद आएगा क्लास में और फिर ये लिख के और निकल लेगा, 4-5 बार लिखेगा। इतने में मास्टर भी सोचा अरे चले बहुत देर से बोल रहा है। पटाखा फोड़ लो यार, पटाखा ही फूट रहा है। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लो, उसके बाद छोड़ देंगे, आपकी भी बात रख लेंगे भाई साहब। नहीं नहीं, आज शाम को क्लास नहीं है भाई, आज शाम को नहीं है क्लास। हाँ आज शाम को नहीं है क्लास। क्या लेना क्या? नहीं आज शाम को छुट्टी है, आपको बख्श दिया। नहीं पीएनसी का क्लास दिन में होगा आज, अब कब होगा वो नहीं पता। पीएनसी का क्लास होगा दिन में। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इसके अंदर पहली कुछ बातें वो लिख लेते हैं। पहली कुछ बातें जैसे डिटरमिनेंट में तो क्या था, इन डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन इज रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो एंड कॉलम बाई कॉलम। सारी तरीके से वैलिड था। हाँ
रो बाई रो वैलिड, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो एंड सी बाई सी। मतलब आप कैसे भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, ठीक है ना। डिटरमिनेंट में कैसे भी हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इन मैट्रिक्स multiplication is only valid रो बाई कॉलम। एक बात, रो बाई कॉलम ही वैलिड होगा। यह बात मैंने डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था। ये तो सीधी सी बात कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ये तो आपको ये बात बता दी। यहां पे डिटरमिनेंट में रो बाई कॉलम कर सकते हैं, कॉलम बाई रो कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं और कॉलम बाई रो कर सकते हैं, कैसे भी करें चाहे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली वैलिड रो बाई कॉलम, ये तो बात पहले ध्यान में रखेंगे। अरे भाई हां लेंगे, रहे लेंगे, सुपक भाई के लेंगे भाई, बिल्कुल लिया जाएगा क्लास, यूट्यूब पे लाइव ही लेंगे, लिंक मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं, पहले पढ़ लो। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है m बाई n। दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, उसका ऑर्डर है p बाई q। इसकी कुछ कंडीशंस हैं भाई, ठीक है, रो बाई कॉलम होगा वो एक ठीक है, अलग बात है। लेकिन यहां पे एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाई n है और दूसरा मैट्रिक्स b है p बाई q है। तो ए बी इज देन ऐसे लिखते हैं, देन ए बी इज ओनली डिफाइंड, ए बी इज ओनली डिफाइंड, ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए बी इज ओनली डिफाइंड इफ इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए। इफ n बराबर p, ध्यान दीजिए, पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ए बी डिफाइन होगा। अच्छा, और फिर जो बच गया ये बच गया, ये वाला, ये ए बी का, ए बी इज ओनली डिफाइंड, ये तो कंडीशन होगी n बराबर p। दैट इज, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज n क्या है इसका, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ क्या हो जाएगा भाई, बी। ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। मतलब क्या, इसका दूसरा इसका पहला ये सेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ए बी इज ओनली डिफाइंड इफ n बराबर p। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी। और अगर ए बी डिफाइन हो गया, तो उसके बाद जो ए बी का ऑर्डर होगा, एंड हेंस ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी जो बच गया m और q, तो ए बी का जो विल बी m क्रॉस q या m बाई q, वो उसका ऑर्डर होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है,
दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी वैलिड है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन वैलिड है। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, मतलब वो डिफाइन ही नहीं है। पहले के नंबर ऑफ कॉलम बराबर नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बात समझाऊं स्टूडेंट, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ओनली रो बाई कॉलम होगा। वो तभी होगा जब पहले आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए का जो ऑर्डर है, ए का वो ऑर्डर जो है वो 2/3 का है, एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/4। एक मैट्रिक्स ए है स्टूडेंट जिसका ऑर्डर ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर जो है वो 3/4 है। देन ए बी डिफाइन होगा क्या? देन ए बी इज डिफाइन, देन ए बी डिफाइन होगा क्या? तो ये देखो, इसका कॉलम और इसका रो ये सेम होना चाहिए। यस सेम है। देन ए बी इज डिफाइन, देन ए बी इज डिफाइन। क्यों डिफाइन? क्योंकि यहां पे जो 3 है और ये जो 3 है ये सेम है, ये सेम होना चाहिए। ए बी इज डिफाइन एंड ऑर्डर ऑफ ए बी जो बच गया, कौन कौन बचा? 2 और 4, तो इसका ऑर्डर 2/4 होगा, इसका ऑर्डर 2/4 होगा। अच्छा, वो कैसे करेंगे वो तो भूल जाइए, पहले आप लॉजिक समझ लीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक और बात, इसमें एक और बात, कोई बच्चा कहे कि सर ए, जैसे हम लोग 2 × 3 लिखते हैं तो 6 आता है, 3 × 2 लिखते हैं वो भी 6 आता है, लेकिन वो तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें अगर आपको अगर एक काम तो आपने इधर किया, ये ए बी डिफाइन किया। अगर मैं इफ आई वांट बी ए, अगर बी ए करना चाहते हैं आप, तो अब मामला बदल गया है। इफ आई वांट बी ए, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? पहले वाला कौन है? बी। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 3/4। बी का ऑर्डर है 3/4। ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर 2/3। क्या ये और ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। और अगर सेम नहीं है तो हियर बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए बी डिफाइन है तो बी ए डिफाइन होगा। अगर ए बी डिफाइन है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन होगा। तो इसका मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है स्टूडेंट। तो खास बात, लॉजिक बिल्कुल एक सेम है, सिंपल लॉजिक है। एंड द लॉजिक इज दिस कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। 100 बात की एक बात यही बात है, ज्यादा तामझाम बात करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखो कि ए बी में ए पहले आया तो पहले का कॉलम देखेंगे, और बी बाद में आया तो बाद वाले का रो देखेंगे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे कंफर्म कर दीजिए।
अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट। समझ गए? अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का रूल तो रो बाई कॉलम है, इसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैसे करेंगे सर? तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, और आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी आगे इनवर्स निकालने में। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल लिया, मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिया, इफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 -6 ले लेते हैं, एंड बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया, बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया स्टूडेंट, बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया 2 3 -1 -1 0 3, कुछ भी ले लो, 1 5 6। मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ डिफाइंड। मैंने देखो नीचे में कंडीशन लिख दी, यदि डिफाइन है तभी, अगर डिफाइन नहीं है तो फिर नहीं होगा। फाइंड ए बी एंड बी ए इफ डिफाइन। ठीक है भाई, चलो चेक करते हैं। ए बी के लिए पहले आपने देखा फॉर ए बी, ए बी के लिए आपने देखा ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर कितनी रो है इसमें, 2/3 का है, और ये कितने का भाई, 3/3 का है। तो आप देखो ना यार, ये सेम है ना, ये सेम है। तो फॉर ए बी क्या होगा भाई, ए बी के लिए फॉर ए बी इज डिफाइंड, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ये वाला आएगा, ये ऑर्डर को दिखाता है। अगर ये डिफाइन हो गया तो ये ऑर्डर बताएगा, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2/3 आएगा, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2/3 का आएगा। तो हमने यहां लिखा ए बी, कैसे लिखा, 2/3। 2/3 का मतलब स्टूडेंट ए बी डिफाइन है, बिल्कुल साहब डिफाइन है। तो हमने यहां पे ये ले लिया ए बी के लिए, ये हमारे पास 2/3 का आया तो इसे हमने लिख दिया पहले। तो ये क्या देगा आपको, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखो बेटा क्या करना है, क्या करना है, इसका आंसर हमें लिखना है। तो आप तो ऐसे समझो, कैसे समझे सर, आप तो ऐसे समझो, A11 का क्या मतलब है, ध्यान से समझ लीजिए, एक ही बार समझाऊंगा और एक ही बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कुछ भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जैसे मान लो आपको यह लिखना है A12, मान लो हमें A12 लिखना है ए बी में, अगर हमें A12 लिखना है ए बी में, मतलब पहले का मतलब ए का, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। और हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो रो बाई कॉलम है, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन रो बाई कॉलम होगा। तो पहला कौन है, पहला कौन है ए, बाद वाला कौन है बी। अगर आपको ये एलिमेंट लिखना है A12, तो इसकी रो उठाइए, पहले की रो उठाई, पहले की रो उठाई मतलब पहली रो, A1 का मतलब पहली रो, और दूसरे का कॉलम उठाया, दूसरे का कॉलम कौन सा कॉलम, कॉलम नंबर 2 उठाया। स्टूडेंट इसको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करिए, दिस एंड दिस और जोड़ दीजिए। चलिए भाई बताइए क्या आएगा, 3 एकम 3, ये 0, तो यहां पे मैंने लिखा 3,
ये लिखा 0 और उसके बाद 5 से 15, मतलब अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज 18। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? A12 कैसे लिखा स्टूडेंट? कितने बच्चों को समझ में आया? समझ में आया तो बताइए यस, नहीं समझ में आया तो रिपीट। मतलब मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। अब जैसे देखो, मान लो पहले ऐसे लिख लिया करो, अब आपको मान लो ये लिखना है A23। अगर आपको A23 लिखना है, मतलब पहले का सेकंड रो, ये लिया सेकंड रो, और दूसरे का थर्ड कॉलम, ये और ये लिया, तो कैसे लिखोगे भाई इसे? -4 सेकंड रो, -4 के बाद 5 से 15 और -36, ये कितना आ रहा भाई बताओ? 36 और 40, 15 में 40 गया, कितना बचा? 25, माइनस का 25 आएगा, माइनस का 25 आएगा, माइनस का 25 आएगा। इसी प्रकार से बाकी की एंट्री आप फिलअप कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या आ रहा है। ये माइनस का 25 आ गया स्टूडेंट। अब आपको A13 लिखना है, तो लिख डालो फटाफट, पहले का 1 रो और तीसरा कॉलम, तो ये देगा -1, पहले की रो तीसरा का कॉलम, +6 +18, 18 से 24, 24 में गया 23। इसी प्रकार से आप A22 लिख लो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 से 12, 12 - 30 -18, आई थिंक सो 1 1, पहली रो पहला कॉलम, 2 -2 0 3 आएगा। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 में 5 गया 3 -6 -3। यू कंफर्म, काइंडली कंफर्म दिस आंसर। ये आंसर आप कंफर्म करिए, 3 18 23 -3 -18 -25। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ AB ऑफ द मैट्रिसेस A एंड B। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है, सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन गड़बड़ है तो। अच्छा, क्या यहां पर BA डिफाइन होगा? तो यहां पे बात करते हैं हम लोग अगेन फॉर BA। BA के लिए B क्या आएगा भाई हमारे पास? B जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है और A का ऑर्डर है वो 2/3 का है, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब BA हियर डिफाइन नहीं है। BA यहां पर डिफाइन नहीं है स्टूडेंट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको किसी प्रकार का डाउट है क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि कभी भी इन जनरल, कभी कभार हो सकता है इन जनरल AB बराबर BA नहीं होगा, क्योंकि किसी क्वेश्चन में AB डिफाइन हो रहा है, किसी में BA डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो AB और BA बराबर नहीं हो सकते।
ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकते। ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकते स्टूडेंट। तो यह बात आपको हमेशा समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना भाई। अच्छा, अगर ए बी और बी ए डिफाइन कब होगा? जब ए का ऑर्डर m बाई n है और b का ऑर्डर n बाई m है, तो ए बी और बी ए डिफाइन हो जाएंगे। इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ए बी और बी ए डिफाइन करने हैं तो अगर ए का ऑर्डर अगर 2/3 का है तो बी का ऑर्डर 3/2 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी ए बी और बी ए डिफाइन होगा। और अगर अच्छा फिर भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन जनरल ए बी और बी ए तो बराबर है नहीं, तो हमेशा तो बराबर नहीं होंगे। कभी कभार हो जाए तो एक अलग बात है, वो स्पेशल केस हो जाएगा। लेकिन इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल, हां डिटर्मिनेंट इसका स्पेशल केस हो जाता है। डिटर्मिनेंट इसका स्पेशल केस हो जाता है। तो इसके अंदर नोट लिख सकते हैं आप, इसके अंदर नोट लिख सकते हैं हम लोग। नोट ये है कि ए बी एंड बी ए इज ओनली डिफाइन की बात कर रहा हूं, इज ओनली डिफाइन इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m बाई n and order of B A is n by m। अगर ऐसा होगा तभी ए बी और बी ए डिफाइन होगा, तभी ए बी और बी ए डिफाइन होगा। इक्वल होगा कि वो नहीं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। बहुत सारा बच्चा ऐसा परसेप्शन बना लेता है कि हां भाई ए बी और बी ए अगर डिफाइन है तो इक्वल होगा। नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। डिफाइन होना एक अलग बात है, इक्वल होना एक अलग बात है। डिफाइन होना एक अलग बात है, इक्वल होना एक अलग बात है। तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल इससे समझाऊं इस बात को, अगर ए का ऑर्डर 3/4 है और बी का ऑर्डर 4/3 है, उल्टा है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं ए बी की, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम है इस केस में। तो ए बी में अच्छा ऐसा लिख लेते हैं यार 3/4, बी में लिख लेते हैं 4/3। ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो जो बच गया, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा, मतलब ए बी डिफाइन होगा। और अगर बात करें बी ए की, तो बी का जो ऑर्डर है वो 4/3 है और ए का जो ऑर्डर है वो 3/4 है, तो ये भी सेम है। तो जो बच गया वो ऑर्डर आ गया, 4/4 का मैट्रिक्स आ गया, वो भी डिफाइन हो गया। अब वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये कोई एश्योरिटी नहीं दे सकते। वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो कोई एश्योरेंस हम लोग नहीं दे सकते। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, पहला नोट हो गया। दूसरे नोट की बात करते हैं। फॉर ए स्क्वायर इज टू बी डिफाइंड इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इज टू बी डिफाइंड if A is a square matrix। A is, अरे भैया रहम ही है यार, मैं कौन सा तुम लोगों को
मैं तुम लोगों पे कोई जुल्म थोड़ी ना ढा रहा हूं भाई, रहम ही तो है। ठीक है, चलिए तो फिर बाकी नोट अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। अगेन आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां आए, खुश रहें आप, मुस्कुराते रहें आप, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। अब बहुत जल्दी मैट्रिसेस हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब अभी लगेगा 3-4 क्लास और, मतलब जो आने वाला वीक है उस वीक में मैट्रिक्स खत्म कर देंगे, डिटरमिनेंट फाइनली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पे दोनों पे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो 9 तो बजने दीजिए। अरे बच्चा जो है वो नहीं कर रहा है यार, 9 बजने दीजिए। नहीं, मैं तो चाह रहा था 9 बज जाए, लेकिन चलो कोई नहीं, अब छोड़िए, आज दिवाली है तो छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना वो नहीं है, बहुत देर से बच्चा कह रहा है रहम करो रहम करो। चलिए तो अपन लोग अब, नहीं सर बस बिल्कुल, वो शिवम सिंह बैठा है, एकदम तैयार बैठा है। हाँ बिल्कुल तैयार बैठा है वो। पीएनसी का टाइम थोड़ी देर में बता दिया जाएगा, क्लास लेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। जो भी इंटरेस्टेड वेलकम, अदरवाइज भीड़ कम तो वैसे भी है। चलिए धन्यवाद। सो मैट्रिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक बहुत जल्दी तो नहीं, 3-4 क्लास तो और लेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे अपन लोग वेक्टर एंड 3D पे। पीएनसी का टाइम, कल टेस्ट है सर, कल टेस्ट है आपका, कितने बजे से, कितने बजे से? हाँ भाई, आप लोगों को भी चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चिल्ड्रंस डे भी है। कल टेस्ट कितने बजे से? 12 बजे से। ठीक है, तो शाम को तो क्लास हो गई। ठीक है, 3 to 6 झूठ बोल रहे हैं। पीएनसी का टाइम क्या है? पीएनसी का टाइम लिंक मिलेगा, लिंक लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप डिलीट कर दिए हैं? अच्छा चलिए हम बात करते हैं, फिर बताएंगे। अगर 3:25 से तो फिर क्लास नहीं होगा, फिर देखते हैं, बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी दिवाली। ठीक है, आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। चलिए बाय बाय।